दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आया हूं आपके लिए लेकर एक और बेहतरीन किताब, पैसा भी बोलता है। क्या आपने भी सुना है कि पैसा हमें क्या कहता है? यदि आप इस ऑडियो बुक को पूरी सुन लोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि पैसा हमें असल में कहता क्या है। पैसे की यह बातें सुनकर आप सो भी नहीं पाओगे, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, कभी सोचा है कि पैसा अगर बोलता तो हमें क्या सिखाता? आज बुक मंत्रा पर सुनिए पैसों की वही छुपी बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं एक बार फिर एक नए सफर में बुक मंत्रा के साथ। अमीरों के 5 नियम समझकर आप जानेंगे कि अमीर लोगों ने किन नियमों का पालन करके सफलता पाई, उन्होंने अपने सामने आई मुश्किलों का सामना कैसे किया और किन आदतों की वजह से वे अमीर बने। इन दौलतमंद लोगों के जीवन से प्रेरणा पाकर अगर आप इन नियमों को अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार लें तो भी आप अपनी आर्थिक स्थिति में संतोषजनक सुधार पाएंगे। यदि इन नियमों पर चलकर वे अमीर बने थे तो यकीन मानिए आप भी जरूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीरों का पहला नियम, नया काम करना। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने कहा है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन अमीरी का अगर कोई शॉर्टकट है तो वह है नया काम करना, नई चीजों का आविष्कार करना, काम करने के नए तरीके खोजना। जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है और नया काम करने वाला अमीर बन जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं। उनके पास काम से वापस आकर शॉपिंग करने के लिए समय नहीं है। वे चाहते हैं कि कोई ऐसी सुविधा हो जिससे कोई उनके डोर पर सामान की डिलीवरी करके जाए, बस एक क्लिक में। इसी समाज की आवश्यकता को जेफ बेजोस ने समझा और अमेज़न की स्थापना करके इस समस्या को हल कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई व्यक्ति समाज की किसी आवश्यकता को पूरा कर देता है तो समाज खुश होकर उसे पुरस्कार देता है, और समाज ने उनको ऐसा पुरस्कार दिया कि जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी बन गए थे। टैक्सी बुक करने के लिए लोगों को घर के बाहर निकलना पड़ता था। इसी समस्या को ओला कैब्स कंपनी के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने सोल्व कर दिया। बहुत से होटल्स कपल्स को अलाउड नहीं करते थे। इसी समस्या को ओयो कंपनी के ओनर रितेश अग्रवाल ने हल कर दिया। इन सब लोगों ने समाज की ऐसी ही किसी न किसी समस्या को हल किया और समाज ने पुरस्कार देकर उनको अमीर बना दिया। इट मीन्स आपको समाज की कोई ना कोई समस्या हल करनी पड़ेगी, कोई ना कोई आवश्यकता पूरी करनी होगी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिनसे यह साबित होता है कि नया काम करना अमीर बनने की दिशा में पहला और निर्णायक कदम है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि नया काम करना क्या इतना आसान होता है? बिल्कुल नहीं। नया काम करना अगर आसान होता तो संसार का हर व्यक्ति नया काम करके अमीर बन जाता। इसमें बहुत संकल्प की, इच्छा शक्ति की और मनोबल की जरूरत होती है। इसमें आलोचना के तीर झेलते हुए लंबे समय तक मेहनत करने की जरूरत होती है। इसमें रिस्क लेने की जरूरत होती है और मुश्किलों से न घबराने के हौसले की भी। जब फ्रैंक सीबरलिंग के मन में गुडियर टायर एंड रबर कंपनी स्थापित करने का विचार आया था तब उनके पास पूंजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने विचार पर अमल किया और अपने बहनोई से $3,500 उधार लेकर कंपनी स्थापित कर दी। साइकिल के टायर से शुरुआत करने वाली गुडियर कंपनी ने समय के साथ धीरे धीरे विस्तार किया और आज यह विश्व की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन चुकी है। जब सोइशिरो होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो उनके पास पार्ट्स खरीदने के भी पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर स्पेयर पार्ट्स खरीदे। बाद में पूंजी आई, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई, विकास होता चला गया और होंडा संसार का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन गया। सफलता तभी मिलती है जब तमाम विरोध के बावजूद नए विचार पर अमल किया जाता है। जब राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बना रहे थे तब उनका भारी विरोध हुआ था। उनकी हंसी उड़ाई जा रही थी। लोग कह रहे थे कि ये दोनों भाई पागल हो गए हैं जो लोहे जैसी हवा से भारी वस्तु को आसमान में उड़ाने की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स पर आलोचना का असर होता और उन्होंने अपने सपने को वही छोड़ दिया होता तो आज हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ कुछ घंटों में पूरा करने का सपना सपना ही रह जाता। उन पर आलोचना का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने इतिहास रच दिया। तो इस पूरे पॉइंट नंबर 1 का कंक्लूजन निकाला जाए तो वह क्या होगा? वह है महानतम व्यावसायिक सफलताओं में से एक सफलता यह खोजना है कि किस चीज की जरूरत है। याद रखें,
9 से 5 की नौकरी आपको अमीर नहीं बनाती है। अमीर तो आप उस काम से बनते हैं जो आप शाम 5 बजे से आधी रात तक करते हैं। अमीरों का दूसरा नियम, रिस्क लेना। टॉम मोनाहन ने डोमिनोज पिज्जा की स्थापना करके आशातीत सफलता पाई, लेकिन शुरुआत में यह काम बहुत जोखिम भरा था। उन्होंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था और विस्तार करने की ललक में वे लगभग दिवालिया हो चुके थे। जब 1970 में वे एक बैंक का कर्ज नहीं चुका पाए तो बैंक ने डोमिनोज पर कब्जा कर लिया। वे बैंक का कर्ज इसलिए नहीं उतार सकते थे क्योंकि उन पर इसके अलावा भी लाखों डॉलर का कर्ज था। एक वक्त ऐसा भी था जब टॉम मोनाहन पर 100 से अधिक कर्ज के मुकदमे थे और उन पर 15 लाख डॉलर कर्ज चढ़ा हुआ था। डोमिनोज पर बैंक ने कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद अब टॉम मोनाहन की जगह बैंक मूल फ्रेंचाइजर बन गया, जिसे हर फ्रेंचाइजी खोलने वाला रॉयल्टी देने लगा। बैंक वाले डोमिनोज को तब तक चलाना चाहते थे जब तक कि वे अपना पैसा वसूल न कर लें या इसे बेच न दें। उनकी दिक्कत यह थी कि डोमिनोज को कोई खरीदने को तैयार नहीं था और उसे संभालने के लिए बैंक वालों को कोई ढंग का मैनेजर नहीं मिल रहा था। टॉम मोनाहन के पास रोजगार का और कोई साधन नहीं था। वे फुटपाथ पर आ चुके थे, इसलिए उन्होंने बैंक वालों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे उन्हें डोमिनोज में ही नौकरी पर रख लें। उधर बैंक वाले भी मैनेजर खोजते खोजते तंग आ चुके थे। जब डोमिनोज के फ्रेंचाइजी कारोबार को संभालने के लिए बैंक वालों को कोई योग्य मैनेजर नहीं मिला तो उन्होंने टॉम मोनाहन को ही नौकरी पर रख लिया। किस्मत का फेर देखिए, जो आदमी कभी इतनी बड़ी पिज्जा चेन कंपनी का मालिक था, वह अब उसी कंपनी में $200 प्रति सप्ताह में किसी दूसरे के लिए नौकरी कर रहा था। लेकिन टॉम मोनाहन के इरादे स्पष्ट थे। वे अपनी कंपनी को बचाना चाहते थे। टॉम मोनाहन ने अपनी पिज्जा चेन को बचाने के लिए हर दिन 15 घंटे काम किया। मार्च 1971 में बैंक वाले इस नतीजे पर पहुंचे कि डोमिनोज का डूबना तय है और उसे नहीं बचाया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक स्टोर के बदले में मोनाहन को डोमिनोज के शेयर लौटा दिए। अब टॉम मोनाहन फिर से अपने कंपनी के मालिक बन गए। टॉम मोनाहन ने हार मानने से इनकार कर दिया और 9 साल तक कर्ज उतारते रहे। फिर उन्होंने डोमिनोज की होम डिलीवरी सेवा शुरू की और इतिहास रच दिया। कर्ज में डूबने के 15 साल बाद उनकी कंपनी दुनिया में पिज्जा की सबसे बड़ी होम डिलीवरी कंपनी बन गई और वे अरबपति भी बन गए। टॉम मोनाहन की सफलता बताती है कि रिस्क लेना खतरनाक तो होता है, लेकिन अगर इंसान में दूरदृष्टि और संकल्प हो तो वह अपनी राह में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर सकता है। जीतते वही हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क न ले तो जरा सोचिए क्या होगा। बच्चा कभी पैरों के बल चलना नहीं सीख पाएगा। वह जिंदगी भर घुटनों के बल चलता रहेगा, क्योंकि पैदल चलना सीखने में गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी साइकिल नहीं चला पाएगा, क्योंकि साइकिल चलाते समय गिरने का जोखिम रहता है। कोई भी स्कूटर नहीं चलाएगा, क्योंकि उसमें दुर्घटना का खतरा है। कोई भी जेब में पर्स लेकर नहीं चलेगा, क्योंकि जेब कटने का खतरा है। कोई भी इंटरनेट पर सर्फिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में वायरस आने का खतरा है। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने का खतरा है। इस तरह हम देखते हैं कि अगर इंसान रिस्क न ले तो तरक्की करने की बात तो छोड़ ही दें, वह सामान्य जिंदगी भी नहीं जी सकता। चाहे हम इस बात को पसंद करें या न करें, हमें हर दिन जाने अनजाने बहुत से जोखिम लेने ही पड़ते हैं। जोखिम से पूरी तरह बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक जिंदगी में जोखिम तो रहेगा ही। अब यह आप पर है कि आप अपनी प्रगति के लिए कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाते समय, रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स बनाते समय और टेड टर्नर ने CNN शुरू करते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। बोइंग कंपनी ने पहला जंबो जेट बनाते समय असफलता और दिवालियेपन का जोखिम लिया था। जेफ बेजोस ने भी नया काम करके असफलता का जोखिम लिया था, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से सामान बेचना एक असफल दांव साबित हो सकता था। बहरहाल, यह याद रखें कि अगर इन लोगों ने असफलता का जोखिम नहीं लिया होता तो ये लोग इतने सफल या अमीर नहीं बन सकते थे। तो पॉइंट नंबर 2 से कंक्लूजन क्या निकलता है कि बेहद अमीर लोगों में रिस्क लेने का गुण कूट कूट कर भरा होता है। और यह रिस्क सिर्फ आर्थिक ही नहीं होता है, यह सामाजिक छवि या प्रतिष्ठा से जुड़ा रिस्क भी हो सकता है। अमीरों का तीसरा नियम, मुश्किलों से न घबराना। हैरी पॉटर की सीरीज तो आपने देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो पढ़ी ही होगी, और अगर नहीं पढ़ी तो इसका नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि इसकी लेखिका कौन है? इसकी ऑथर हैं J.K. रोलिंग। बहरहाल, हैरी पॉटर की सीरीज बनने से पहले रोलिंग की हालत बहुत खराब थी और वे बहुत मुश्किलों में रह रही थीं।
1993 में वे तलाकशुदा थीं। उनकी एक बेटी थी। उनके पास नौकरी नहीं थी और वे लंदन में एक किराए के घर में रहती थीं। वे सोशल सिक्योरिटी यानी सरकारी सहायता के रहमोकरम पर अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन इतनी विपत्तियों के बाद भी उन्होंने हैरी पॉटर श्रृंखला का पहला उपन्यास हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन पूरा करने का संकल्प किया। पैसे की तंगी के चलते उन्होंने इसे रद्दी कागजों की कतरनों पर लिखा। आर्थिक तंगी का यह आलम था कि कभी कभार तो उनके पास इतने कम पैसे होते थे कि उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। लिखने से पहले उन्हें अपनी नन्ही बच्ची को सुलाना पड़ता था, क्योंकि जब तक वह जागती थी तब तक रोलिंग उसे संभालने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकती थी। उनके जीवन में दुख ही दुख थे, संघर्ष ही संघर्ष था। न पति था न नौकरी थी, साथ में छोटी सी बच्ची और गुजारा भत्ते पर रहने के कारण चारों तरफ लोगों से मिल रहा अपमानजनक व्यवहार। सिर्फ हैरी पॉटर की किताब छपवाने के सपने ने उन्हें टूटने से बचाया, वरना इतने दबावों के चलते कोई भी बिखर सकता था। लेकिन रोलिंग अपने सपने को साकार करने के लिए मुश्किलों से लड़ती रहीं और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन उपन्यास पूरा कर लिया। पुस्तक तो 1994 में पूरी हो गई, लेकिन इसे प्रकाशित करने की समस्या सामने खड़ी हो गई। बहुत से प्रकाशकों ने इसे छापने से इनकार कर दिया। कोई भी एक नई लेखिका के पहले उपन्यास को छापने के लिए तैयार नहीं था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि इसमें जादू की कहानी थी। ब्लूम्सबरी प्रकाशन ने उनकी पुस्तक सिर्फ 2000 पाउंड में खरीदने का प्रस्ताव रखा। उसकी पहली पुस्तक सिर्फ 2000 पाउंड में बिकी थी। रोलिंग के जीवन में सुनहरा मोड़ तब आया जब उनकी इस पुस्तक के अमेरिकी प्रकाशन अधिकारों की नीलामी हुई। तब तक यह खबर फैल चुकी थी कि ब्लूम्सबरी ने इस नई लेखिका का पहला उपन्यास खरीद लिया है। नीलामी में प्रकाशक एक दूसरे से ऊंची बोलियां लगाने लगे। अंततः स्कॉलेस्टिक प्रेस ने $1 लाख की बोली लगाकर उनकी पहली पुस्तक के प्रकाशन के अधिकार ले लिए। इतनी ऊंची बोली उस वक्त तक अमेरिका में शायद ही किसी पुस्तक के लिए लगी थी, और किसी नई लेखिका की पहली पुस्तक के लिए तो कभी नहीं लगी थी। रोलिंग रातों रात मशहूर हो गई। जब सन 2000 में वार्नर ब्रदर्स ने फिल्म बनाने के लिए उनकी पुस्तकों के अधिकार लिए, तब उनकी किस्मत का सितारा चमका और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब तक रोलिंग हैरी पॉटर पर 7 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं, जिन पर 8 फिल्में बन चुकी हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज वे ब्रिटेन की महारानी से भी ज्यादा अमीर बन चुकी है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी, संघर्ष किया और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता हासिल की। सफलता पाने के लिए बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। तमाम निराशाओं के बावजूद सकारात्मक मानसिकता रखनी पड़ती है। ये न भूलें कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, अनगढ़ हीरा तराशने के बाद ही निखरता है। भाप पर दबाव डालने से ही शक्ति उत्पन्न होती है। स्टीव जॉब्स अनाथ थे। टॉम मोनाहन के ट्रक ड्राइवर पिता की मृत्यु भी जल्दी ही हो गई थी और उनका बचपन बोर्डिंग स्कूलों तथा अनाथालयों में गुजरा था। सोइशिरो होंडा का परिवार इतना गरीब था कि कुपोषण के कारण उनके 5 भाई बहनों की मौत हो गई थी। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई परिवार इतना गरीब था कि उसके परिवार के 5 बच्चों की मौत पर्याप्त खाना न मिलने के कारण हुई थी? सफल व्यक्ति समस्याओं को संभावनाओं में बदल लेते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। अमीरों का चौथा नियम, बड़े सपने देखना। हर महान काम इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि किसी ने उसका सपना देखा और उसे साकार किया। सफलता की शुरुआत एक सपने से ही होती है और वह सपना जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को घर घर पहुंचाने का सपना देखा था और आज उनका यह सपना साकार हो चुका है। हर सफल व्यक्ति का एक सपना होता है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सपना देखा था, एडिसन ने बिजली के बल्ब का और हेनरी फोर्ड ने कार बनाने का। अपने सपने की वजह से ही इन लोगों को इतनी शक्ति मिली कि वे उसे साकार कर पाए। जीवन में महान बनने के लिए आपको सपना देखना होगा, उसके साकार होने पर भरोसा करना होगा, आलोचना को नजरअंदाज करना होगा, मेहनत करनी होगी और यह काम लंबे समय तक करना होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सपना देखते समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी शिक्षा कितनी है, आपकी उम्र कितनी है या आप किस पद पर काम करते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप कितना बड़ा सपना देख रहे हैं। अगर सपना नहीं होगा तो आप उसे साकार कैसे करेंगे? आप जोश से मेहनत कैसे करेंगे? सपने से ही ऊर्जा, उत्साह और शक्ति मिलती है। सपना सफलता का बीज है। हाँ,
बीज बोने के बाद आपको कुछ समय तक उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी होती है। उसे शंका की खरपतवार से बचाना पड़ता है, उसे आलोचना के मवेशियों से बचाना पड़ता है, उसे हर दिन विश्वास के पानी से सींचना पड़ता है, उसमें मेहनत की खाद डालकर उसे पोषण देना पड़ता है। तब कहीं जाकर वह सपने का बीज बड़ा होता है और बड़े पेड़ के रूप में साकार हो जाता है। आपको अपने सपने में विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने सपने पर विश्वास नहीं है तो आप आलोचना के उन तीरों को नहीं झेल पाएंगे जो आपके सपने पर और आप पर बरसाए जाएंगे। सपने पर भरोसा नहीं होता तो टॉम मोनाहन दिवालियेपन की कगार पर पहुंचने के बाद शिखर तक की उड़ान नहीं भर पाए होते। सपना देखने और उसे साकार करने का साहस जुटाएं। असफलता से न डरे, बल्कि अपने सपने पर भरोसा रखें और कर्म में जुट जाएं। धीरूभाई अंबानी के महान बनने का राज यह था कि उन्होंने बड़े सपने देखे। जब वे अदन में शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करते थे, तभी उनके मन में यह सपना जड़े जमा चुका था कि वे भी भारत में शेल जैसी कंपनी बनाएंगे। इस बात पर ध्यान दें कि उनका सपना उस पेट्रोल पंप का मालिक बनना नहीं था जिसमें वे काम करते थे, बल्कि उनके सपने का आकार बड़ा था। वे पेट्रोल पंप के नहीं, बल्कि शेल जैसी बड़ी कंपनी के मालिक बनना चाहते थे। धीरूभाई अंबानी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बड़ी सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने सपने की बदौलत यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए ऑक्सफोर्ड या येल की डिग्री की जरूरत नहीं है, पारिवारिक संपन्नता की जरूरत नहीं है, विरासत में मिली दौलत की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर भारत में विश्वस्तरीय कंपनी बनाकर भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। 1959 में मात्र 15,000 रुपए की पूंजी से अपना कारोबार शुरू करने वाले धीरूभाई अंबानी की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2002 में उनकी मृत्यु के समय रिलायंस ग्रुप की सकल संपत्ति 60,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। अमीरों का पांचवा नियम, दूर तक सोचना। 1897 में अमेरिकी पेटेंट ऑफिस के प्रमुख चार्ल्स डुएल ने कहा था कि अब इस ऑफिस को बंद कर देना चाहिए क्योंकि जितने भी आविष्कार हो सकते थे अब हो चुके हैं। यह बात उन्होंने 19वीं सदी के आखिर में कही थी, जो आज बड़ी ही बेतुकी लगती है क्योंकि 20वीं सदी आविष्कारों की सदी रही है और उसमें हवाई जहाज से लेकर कंप्यूटर जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं। तो फिर चार्ल्स डुएल ने ऐसा क्यों कहा था कि पेटेंट ऑफिस ही अब बंद कर देना चाहिए? क्योंकि उनके अंदर एक चीज की कमी थी और वह चीज है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही HP जैसी दिग्गज कंपनी ने स्टीफन वोज़नियाक और स्टीव जॉब्स के बनाए पर्सनल कंप्यूटर में कतई रुचि नहीं ली। हालांकि वोज़नियाक ने उनके सामने इसे बेचने या रॉयल्टी देने का प्रस्ताव रखा था। जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वैज्ञानिक उनकी खिल्ली उड़ाने और आलोचना करने में लगे थे। स्टीवेंस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हेनरी मॉर्टन तो एडिसन के दावे से इतने चिढ़ गए कि उन्होंने अखबार वालों को यह बयान दे दिया कि बिजली का बल्ब बनाने की बात अज्ञान और धोखाधड़ी की योजना के सिवाय कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना था कि पहली बात तो यह है कि बिजली का ज्यादा देर तक जलने वाला बल्ब बनाया नहीं जा सकता और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा बल्ब बना भी लिया जाए तो उसका कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होगा। आज ये बात कितनी मूर्खतापूर्ण लगती है क्योंकि आज बिजली 2 मिनट के लिए भी गायब हो जाती है तो हमारी हालत पतली हो जाती है। थॉमस एडिसन में दूरदर्शिता थी, इसलिए उन्होंने न सिर्फ बिजली का बल्ब बनाया बल्कि घर घर तक बिजली पहुंचाने वाली मशीनों और यंत्रों का आविष्कार भी किया। दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही विशेषज्ञों ने कहा था कि हवाई जहाज जैसी चीज कभी नहीं बनाई जा सकती क्योंकि कोई इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। लोगों का मानना था कि ईश्वर ने जिस तरह धरती को मनुष्य के लिए बनाया है उसी तरह आकाश को पक्षियों के लिए बनाया है, इसलिए इंसान कभी हवा में उड़ने वाली मशीन नहीं बना सकता। जब राइट ब्रदर्स हवाई जहाज बनाने के प्रयोगों में जुटे हुए थे तो उनके पिता तक यह कह रहे थे कि हवा में उड़ने वाली मशीन बनाना संभव नहीं है। बहरहाल राइट ब्रदर्स में दूरदर्शिता थी, इसलिए उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। जब टेड टर्नर CNN शुरू कर रहे थे तो मीडिया ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि 24 घंटे का न्यूज चैनल कभी सफल नहीं हो सकता। जब वॉल्ट डिज्नी डिज्नीलैंड बना रहे थे तो यह विचार सभी को मूर्खतापूर्ण लग रहा था। उनके इस विचार का इतना प्रबल विरोध हो रहा था कि उनकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसमें पैसे लगाने से इनकार कर दिया और उनके भाई भी उनके खिलाफ हो गए।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी लोग डिज्नी जितने दूरदर्शी नहीं थे, इसलिए वे भविष्य की संभावना को नहीं देख पाए थे। पिज्जा की होम डिलीवरी का विचार पिज्जा हट जैसी बड़ी कंपनी वालों के मन में भी आ सकता था, लेकिन यह दूरदर्शिता भरा काम टॉम मोनाहन ने किया और इसी की बदौलत डोमिनोज पिज्जा ने अमेरिकी बाजार के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट्स जो हर किसी अमीर इंसान में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पांचों पॉइंट्स मैंने आपको अमीरों के 5 नियम इस बुक से बताए हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये ऑडियो बुक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, यदि आपको किसी भी बुक की समरी चाहिए तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रखेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपको उस ऑडियो बुक की समरी देंगे जिसकी आप चाहत रखते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे ऑडियो बुक चैनल बुक मंत्रा पर। धन्यवाद और नमस्कार। पन्नों की खामोशी बोले हर शब्द में